ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਵ ਲੋਹਾਨ। ਦੇਵ ਲੋਹਾਨ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਤੇ ਆਰਐਲਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ। ਮਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਸਬ ਸਿੰਧੂ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਲੋਹਾਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਵ ਲੋਹਾਨ ਜੀ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਛਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ G20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ G20 ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ G20? गुरतेज सर, बहुत बहुत मतलब थैंक यू। आपने फिर से एक बार आपके साथ बात करने का मौका दिया, क्योंकि आपके साथ बात करना ही एक मेरे लिए बहुत सुकून का पल होता है। तो G20 में ना सर क्या होता क्या है कि पूरी की पूरी दुनिया को जितना हमने ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा कर रखा है, इतना है नहीं। सौ की सी दुनिया है। G20 उन लोगों का समूह है जिन्होंने अपने लोगों को थोड़ा बहुत अच्छी तरह से जीना सिखा दिया कि भाई हमारे यहाँ की जो जनता है वो स्टेबल है। जनता स्टेबल होगी तो इकोनॉमी बड़ी होगी। यानी कि दुनिया के कुछ एक चुनिंदा जो अमीर लोग हैं, वो अमीर देश हैं, उन्होंने मिलके एक समूह बना लिया G20 कि अब हम अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करेंगे आपस में। कि भाई तू मेरे से इतना टैक्स ले रहा है तो मैं तेरे से कितना लूंगा, मैं तेरे को क्या दूंगा, मैं तेरे से क्या लूंगा, कैसे करूंगा। तो उन व्यापारिक देशों का एक समूह है G20, जो दुनिया में बहुत बड़ा जो हिस्सा है इकोनॉमी का वो संभालता है। पैसा मतलब जो अगर पूरी दुनिया में टोटल 100 रुपया ही मान ले हम, तो 60 का हिस्सा वो रखता है और पॉपुलेशन उसकी कम है। तो G20 कुछ धनाढ्य देशों का एक संगठन है और इसकी एक इंपॉर्टेंस होती है जो हम आम आदमी को बताते हैं कि भाई ये क्या ना, रेल रोड प्रोजेक्ट हमें मिल गया। अब मैं आपको बताने लग जाऊं, आपने भी बहुत बार सुन ली होंगी वो सारी बातें। मैं बताऊंगा कि एक रेल रोड प्रोजेक्ट मिल गया। यही सेम रेल रोड प्रोजेक्ट हम ईरान के साथ मिलके और रशिया की तरफ लेके जा रहे थे। अब तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है और वो बहुत दिन पहले जो रशिया इंडिया का समिट था उसमें वो समझौता होता। तो ये इतने बड़े जो ड्रीम प्रोजेक्ट होते हैं, ये ड्रीम प्रोजेक्ट में बहुत साल लगते हैं। तो ये इतने साल का आपको एक बस ये पकड़ा के चले गए जी, हाँ कितने साल में बनाओगे, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। लेकिन असली समझौते क्या होते हैं, कई बार जनता को वो समझने पड़ते हैं कि असली समझौते क्या हुए इस G20 में। इस G20 में नरेंद्र मोदी ने बाजरा बेच दिया। एक ऐसी चीज नरेंद्र मोदी दुनिया में बेचने में कामयाब हो गए और खिला दी उनको सबको कि देखो जिस सुपर फूड की मैं बात कर रहा था, ठीक है, वो ये सुपर फूड और तुम इनसे ना ये चीजें बना सकते हो, बहुत प्यारी प्यारी बना सकते हो। तो तुम्हारे पास इस टाइम पे यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद पूरी दुनिया में से 30% अनाज उड़ गया, एकदम से खत्म, वैनिश। अब वो 30% अनाज की भरपाई कौन करे? किसी देश में इतनी औकात नहीं थी कि उस 30% की भरपाई की जाए। वहां पे शुरू होता है इन्फ्लेशन इनटू ग्रेन्स। मार्केट में एकदम से गेहूं के हमारे धान के इनके सबके रेट मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते। हम अपने घर में एक साल का गेहूं एडवांस रखते हैं ऑलमोस्ट, हम सारे के सारे। तो एक देश को कितना रखना पड़ता होगा? ये एक देश अपने 5 से 7 साल तक का गेहूं एडवांस रखता है। 30% गेहूं गायब। अब अगर जनता को आज को ये बता दे कि भारत में सिर्फ 2 साल का गेहूं बचा है, उसके बाद गेहूं है ही नहीं, या सिर्फ 5 साल का गेहूं बचा है, उसके बाद गेहूं है ही नहीं, तो आप खुद एक बार सोच के देखिए क्या कितना बड़ा हंगामा हो। यूरोप के पास इस टाइम पे कुछ नहीं। मोदी ने उनसे कहा कि मेरे यहाँ आना है, फोटोग्राफी होगी,
कुछ नहीं बात करूंगा मैं तुमसे, ठीक है? तुम आओगे, मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, बहुत शानदार पार्टी। मैंने एक समझौता पहले ही लिख लिया है, और तुम मुझसे मना नहीं करोगे। पूरी दुनिया का मीडिया जिस टाइम पे ये कह रहा था कि जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन शायद आखिर तक भी ना बने, ना बने, मोदी ने सबसे पहले टेबल पे बैठते ही कहा कि ये तो बन गई, अगली बात कर। वरना तो वो 2 दिन इसी को खींच कर चलाता। G20 में उसने कहा कि ना तो गेहूं मार्केट के अंदर है, ना धान मार्केट के अंदर है। अभी G20 होने से बिल्कुल एग्जैक्ट पहले का एक झटका, जिस वजह से G20 इतना सक्सेसफुल हुआ, जिस वजह से ये सारे लोग आए मोदी के पास, वो क्या था? मोदी का बासमती के ऊपर बैन लगा दिया। अदर देन बासमती चावल जितने थे, उन पे गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसी बात है, मेरे को अपने देश की फूड सिक्योरिटी चाहिए, तो मैं ये वाला हिस्सा तो बेचूंगा ही नहीं जो तुम सस्ता खरीद रहे थे। मैं सिर्फ अपना जो प्रीमियम सेगमेंट है बासमती, मैं अपना प्रीमियम सेगमेंट बेचूंगा तुम्हें बासमती। और बासमती भी ऐसे नहीं बेचूंगा, $1200 का जो सौदा होगा उसी सौदे को मैं बाहर जाने दूंगा, वरना $1200 से नीचे का कोई भी सौदा मैं बाहर नहीं जाने। बासमती के जो रेट थे वो एकदम से ही राइज पे पकड़ गए। अब उनको ये पता लगा कि मोदी एक दो रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, तुम खिलाओगे क्या? तो उन्होंने कहा कि जैसा इस टाइम पे मोदी कहे वैसा करेंगे। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को उड़ने नहीं दिया। एक देश के जहाज खराब नहीं होते। आजकल का वो तकनीक है कि आजकल की तकनीक में तो जो हमारे सरकारी एयरलाइंस है कई देशों के, उनके ही जहाज खराब नहीं होते। और कनाडा के अंदर ऐसा नहीं है कि कनाडा में बिल्कुल ही इंजीनियरिंग खत्म हो गई है। कनाडा आज भी बहुत संपन्न देश है, ठीक है? उनके लिए जहाज अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बात ये थी कि उड़ने नहीं दिया गया। जब खालिस्तान के ऊपर उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, जब तक उस टाइम तक नरेंद्र मोदी का आज के दिन पूरे विश्व के अंदर इतना प्रभाव है कि उस प्रभाव के कारण उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को उड़ने नहीं दिया। ये जहाज खराब हो गया, मैं तो उसका जहाज का इंजन खोल देते हैं और कहते हैं कि भाई अभी कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। उसको किस तरह से भेजा है? साधारण एक बग्गी के अंदर आप एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को भेज रहे हो, कनाडा के साधारण बग्गी में। आज जो फोटो आए हैं वो आईजीआई के फोटो हैं, तो जो कॉमन टर्मिनल होते हैं जहां से कॉमन लोग आते जाते हैं, वहां से उन्होंने भेजा है कनाडा को वापस, कि अगर भारत के खिलाफ तुम कुछ भी हरकत करोगे, अगर तुम खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर कैप नहीं लगाओगे, तो मैं ये हालत तक करने की हैसियत रखता, क्योंकि मैं भारत हूं। और उसने दुनिया के अंदर रातों रात सबसे बड़ी सफलताओं में से एक सफलता थी। पहली सफलता तो ये थी, बाजरा बेचा उन्होंने। दूसरी, खालिस्तान के ऊपर एक अंकुश लगा लगा दिया, बिल्कुल ब्लैंकेट, कि पूरी दुनिया में कोई उनके साथ सिंपैथी नहीं रखेगा, और जो उनके साथ सिंपैथी रखेगा उसका ये हाल किया जाएगा। तीसरी, उन्होंने एक बहुत प्यारी चीज किया, वो कि उन्होंने रातों रात एक नया ब्रांड खड़ा कर दिया दुनिया। रातों रात एक नया ब्रांड आया। पहले इंडिया ब्रांड था, वो इतना बड़ा नहीं था, अच्छा बड़ा था लेकिन फिर भी इतना बड़ा नहीं था। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक 500,000 रुपए का कार्ड छपवाया। उस कार्ड के ऊपर उन्होंने लिख दिया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और एकदम से दुनिया के अंदर एक नया ब्रांड बनना शुरू हुआ। हर ब्रांड के नाम की एक वैल्यू है सर। एप्पल का जो ब्रांड है, $119 बिलियन उसकी वैल्यू है हवा में, नाम की। तो नाम के ऊपर एक पैसा होता है। जैसे ही भारत ब्रांड राइज करने लगा, तो अब अगले ही कुछ सालों में आप देखेंगे कि हमारे जो साधन है वो मेड इन इंडिया बन के नहीं बिकेंगे, उन पे ठप्पा लगाया जाएगा, मेड इन बिल्कुल भारत। बिल्कुल बिल्कुल देव जी, मैं देख रहा सी नीदरलैंड ਦੇ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ हाँ हाँ, यही ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी सरकार ਵੱਲੋਂ, लेकिन ये ਇਹ विदेशी ऑफिशियल मीडिया है चल चुका सी। सर। मैं अभी डीडब्ल्यू की पोस्ट अभी देख रहा था, डीडब्ल्यू से पहले व्योन की पोस्ट देख रहा था। पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया, इवन हफिंगटन पोस्ट से लेके और वॉशिंगटन पोस्ट वाले, वो सब यही कह रहे हैं, भारत राइजेस। और इस चीज के लिए हमें कोई संविधान संशोधन या नाम बदलने की जरूरत नहीं है हमें। मतलब वो आदमी तो बहुत छोटी सोच का आदमी, जिसको लगता है कि भारत को भारत कहने के लिए एक पत्र पास करवाना पड़ेगा। अभी नहीं, ये भारत था, भारत कहने लग जाओ, भारत ही है अभी ये। संविधान में भी यही है ना, इंडिया दैट इज भारत।
यानी कि भोलू, लेकिन जो असल में महावीर है। हम्म, तो आप उसको भोलू वाले नाम को, तो ठीक है, इंडिया भी हमारा ही शब्द है उसका, लेकिन उन्होंने उसकी इन चीजों को छोड़ के अगर हम उसकी फाइनेंशियल वैल्यू निकालें कि भारत नाम का कितना बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया, तो मैं कह रहा हूं कि आज जितनी इंडिया की टोटल इकोनॉमी है, इतनी कीमत का एक ब्रांड, $3 ट्रिलियन के बराबर का एक ब्रांड भारत खड़ा कर दिया। अब उन्होंने दुनिया को बता दिया मेरे जो प्रोडक्ट मेड इन इंडिया थे वो ऐसे थे जिन पे तुम भरोसा नहीं करते थे, अब मेरे प्रोडक्ट मेड इन भारत हैं, अब खरीद के देखो मेरे प्रोडक्ट। हम्म। और बाजरा के बाजरा बेच दिया सर, जिस बाजरा को कोई भी नहीं पूछता था वो बाजरा बेच दिया। मोदी ने कहा कि $1200 से ऊपर के धान बेच रहा हूं, गेहूं में बेच ही नहीं रहा। मोदी ने कहा गेहूं नहीं बेच, गेहूं में नहीं बेच रहा हूं। ठीक है, तो तुम्हें अगर खरीदनी है ना इससे सस्ती, तो ये बाजरा है। उन्होंने कहा बाजरा इज नॉट अ गुड थिंग। उसने कहा भाई बाजरा सुपर फूड है, और बाजरा असल में सुपर फूड है। मोदी ने बहुत ट्राई की कि हमारे यहाँ का आदमी बाजरा वगैरह खा ले, लेकिन हमें ना यूरोपियन डिस्फोरा में रहते हैं कि यूरोपियन जो खाएंगे वो खाएंगे, यूरोपियन जो पहनेंगे वो पहनेंगे। तो मोदी ने अब ये जो फूड वाला सिस्टम है ना, मोदी ने कहा पहले मैं बाजरा उन्हीं को खिला के दिखाऊंगा, क्योंकि वो जब खाएंगे ना और तुम उनको उनके पीछे चलते हो, तो वो जैसे ही बाजरा खाते हो तुम्हें दिखेंगे तो तुम अपने आप खाने लगे। अच्छा, तो आज तक क्या हो रहा G20 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਸਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੇਸ਼ ਆਏ, ਔਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗ ਸੀ, ਉਹ G20 ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਜਿਹੜਾ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਿਆ L1 ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਸਿਆ ਸਮੁੰਦਰਯਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ सर? ਨਜ਼ਰ? किसी भी, हाँ सर, किसी भी देश की सफलता है ना, जो जियो पॉलिटिकल अरीना आता है, तो उसमें भावनाओं को 1 मिनट के लिए, मानवीय भावनाओं को एक साइड करके चलो। मानवीय भावनाएं उसकी, वो देश चला रहे हैं वो लोग। पूरी की पूरी दुनिया में जो 196 देश है वो आपस में एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। जी। संसाधन वही, हम्म। वही संसाधन है। ये हम्म। इंडिया की ही वेल्थ थी, इंडिया और चाइना की वेल्थ थी इनिशियल बिगनिंग में कमाई हुई, जिसको लूट के बाद में ब्रिटेन ने अपना घर भर लिया। अब जब मोदी के हाथ में एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता आ गया, जैसे ही कोरोना, कोरोना बहुत, मतलब दुनिया कोरोना को मुक्तिदाता बोलेगी एक दिन। जैसे ही कोरोना आया तो दुनिया एक लीप कूद गई थी, एक लीप। और दुनिया के लोगों ने सीखा कि तुमने किस तरह से विकट परिस्थितियों में, क्योंकि दिमाग के अंदर जब मरने का भय हो, उन परिस्थितियों में चुपचाप रहना है। कई देश कामयाब हुए। किसी को भी उस टाइम पे यकीन नहीं था पूरी दुनिया में कि मोदी अपनी जनता को कोरोना में कर्फ्यू के अंदर रोकने में कामयाब होंगे, क्योंकि सारी दुनिया में हंगामा मच रहा था। इवन यूरोप के अंदर उस टाइम पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो लूटे जा रहे थे, अमेरिका के अंदर आग लगी हुई थी, शहर के शहर जल रहे थे। मोदी ने पहला चमत्कार करके दिखाया कि हम एक हैं, और मेरी पूरी पब्लिक जो है ना वो सेट है। जैसे ही कोरोना में पब्लिक सेटिंग होने लगी तो उसके बाद एक लड़ाई आ गई, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई। अब हम्म। पूरी दुनिया को नई टेक के अंदर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मार्केट बदल रही है। हम्म। मोदी ने कहा कि भाई, और कोरोना का मेन ये था कि यार हम है ना यहाँ वेस्ट के अंदर एक टीका बनाएंगे, और उस टीके को हम दुनिया में बेचेंगे, और हम दुनिया भर से चूस लेंगे, हम्म। दुनिया की जो करेंसी है उसको चूस लेंगे। मोदी की सबसे बड़ी सफलताओं में से फिर से एक, मोदी ने कहा कि दुनिया ने कितने टीके बनाए? एक। मैं बना रहा हूं। तो हम्म। WHO ने कहा मैं परमिशन नहीं दूंगा। मोदी ने कहा कि भाई मत दे परमिशन, परमिशन मैं लूंगा, मैं तेरे से मांग ही नहीं रहा हूं अभी। मोदी ने अपने पूरे प्रभाव के साथ, और मोदी के पास उस टाइम पे ये भरोसा बन चुका था दुनिया में कि
वो जो दुनिया के नेता है ना, उनको पता है कि जीने के लिए सबसे जरूरी क्या है। हम्म। आप बताइए गुरतेज सर, क्या है जीने के लिए सबसे जरूरी क्या है? ब्रीथिंग और एक पैसा, सब चीजें जरूरी है। वेल्थ, सबसे जरूरी क्या है? मूल। मूल मूल चीज। आपके पास गाड़ी नहीं है, हम्म। गाड़ी नहीं है, काम चला लोगे। हम्म। आपके पास कपड़ा नहीं है, काम चला लोगे। ये पीछे लाइट भी नहीं है, काम चला लोगे। एक चीज जो मूल है वो है भोजन, हम्म। खाना। हम्म। खाने के बिना काम नहीं चलेगा। हम्म। वो जैसे हमने शुरुआत में पैनिक फैल जाता है जनता के अंदर, हंगामा हो जाता है कि खाना खत्म हो रहा है। हम्म। वो खाना इंडिया के अंदर ही था कि जैसे ही यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, यूक्रेन और रशिया का वॉर हमें दिखाई देना शुरू पड़ता है अभी। ये वॉर बहुत पहले शुरू हो गया था। सबको पता था कि इतनी बड़ी बड़ी जब सेनाएं कहीं अलाइन हो रही हैं, पिछले 10 साल से पुतिन तैयारी कर रहा था, सबको दिख रही थी वो तैयारी कि करेंगे। उस टाइम पे दुनिया को ये नहीं था कि इसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे, और मोदी ये समझाने में कामयाब हो चुका था कि इसके आफ्टर इफेक्ट में होगी ग्रेन शॉर्टेज। और ग्रेन्स का इकलौता देश मैं बचूं जिसके पास सरप्लस बेचने को है। चाइना भी बहुत उगाता है, लेकिन चाइना की खुद की पॉपुलेशन इतनी है कि उसकी जो डोमेस्टिक डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड फुलफिल करने के चक्कर में ही सारा ग्रेन उसका खप जाता है। अब भगवान का करनी का हो या इसको प्लानिंग का हो, पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आ गई। बहुत बड़ा चंक जो था पाकिस्तान का, वो आज बोने के लायक ही नहीं बचा। लाखों बीघे, सारा पाकिस्तान खत्म हो गया। एकदम से श्रीलंका के अंदर भी जो जियो, उसकी वजह इन्होंने अपनी जो शिफ्ट की थी एग्रीकल्चर पॉलिसीज, उसकी वजह से सूखा पड़ गया। पूरी दुनिया में हंगामा। गेहूं किसके पास? मोदी जी के पास। मोदी जी ने कहा नहीं बेच रहे, बंद कर दो इसको, हम नहीं बेच रहे किसी को भी गेहूं। अब दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरी है सर गेहूं। हमर को है ना, अगर किसी के घर के सामने एक बहुत बड़ी H2 खड़ी है, हमर 2 खड़ी है, या एक बहुत बड़ी हार्ले डेविडसन खड़ी है, या एप्पल के फोन रखे हैं, खा नहीं सकते। एप्पल का फोन खाया नहीं जाएगा। दुनिया इस टाइम थर्ड वर्ल्ड वॉर के मिड में है। इस टाइम पे मोदी ने पूरी दुनिया को अपने यहाँ बुला के, अपनी जैसी उसने कहा कि मैं जैसा डिक्लेरेशन चाहूंगा उन शर्तों पे साइन करवा के, गांधी परिवार और पूरी कांग्रेस को दरकिनार करके कि भाई ये है ही नहीं, ये औचित्यहीन है मेरे देश में अब। और सबके सामने अपनी ताजपोशी करवा ली कि अब मैं वर्ल्ड लीडर हूं। अब मेरे बारे में ये सवाल ना पूछे जाए कि इंडिया में मैं इलेक्शन जीत रहा हूं या मैं इंडिया में इलेक्शन नहीं जीत रहा। अच्छा जो देव, इस विंटर विंटर सेशन में इस G20 का जो असली इफेक्ट है, वो आप विंटर सेशन में देखेंगे कि मोदी ने किस चीज के लिए G20 को लैविश और बहुत शानदार तरीके से, हम्म, मोन्यूमेंटल डैमेज देखिए कितना तगड़ा किया उन्होंने। अशोक चक्र को ये दिखा दिया कि सिर्फ अशोक के टाइम से ये चक्र हमारे पास नहीं है, पूरी दुनिया को बताया खड़ा करके। कोणार्क दे मंदिर और नालंदा कोणार्क का यूनिवर्सिटी बहुत सारे सूर्य, फ्लैग्स हैं। हाँ उन्होंने बताया उनको कि, और इसका साइंटिफिक वैल्यूज ये पहर थे, हम्म। ये पहरों के अनुसार काम करता था। शाम को जब वो आए तो अभी तक तो वो भारत की ब्रांड वैल्यू खड़ी कर रहे थे। नालंदा विश्वविद्यालय का एक पोस्टर है उनके पीछे। अगर हमें ये लगता है कि वो जो पोस्टर वहां पे लगा वो इंसिडेंटल पोस्टर था, तो हम बहुत कुछ नहीं सोच रहे। अच्छा देव मोदी जी, जी एक स्पेशली बता रहे थे कि ये क्या है इस पोस्टर में। और उन्होंने जब ये बताया होगा कि ये हमारी सबसे महान सभ्यता की निशानी थी, यहाँ पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, तो उन्होंने ये नहीं पूछा होगा ये जड़ाई किसने। मोदी जी ने क्या बताया होगा? अलाउद्दीन खिलजी ने। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा, हाँ। अच्छा देव, एक ਵੱਡਾ क्वेश्चन ही है कि ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ G20 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਾਮਨ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਦਾ? कॉमन जनता का पहला फायदा तो सर दान में ही देख लो। इस देश का बहुत बड़ा तबका किसान है, और हम्म। कुछ बेवकूफों की वजह से वो खिलाफ हुए पड़े हैं इनके।
मोदी ने धान का रेट 4,500 क्विंटल चल रहा है मार्केट में। हम्म, जो 1509 धान पिछले साल 3200 चल रही थी, इस टाइम इन अर्ली डेज में वही 1509 धान जो है वो बढ़िया 4,000 के करीब जाके चल रही है। 1121 जो है बासमती की और सुप्रीम जो किस्म है वो 4,500 जा रही है। लोगों के एक्सपेक्टेशन है कि ये जो दान है ये और ऊंचा जाएगा। तो पहला फायदा तो यही आ गया। इससे बड़ा क्या फायदा गिनवाऊं मैं आम जनता का फायदा। हम्म, बाजरा, जिस बाजरे को कोई भी हमारे इस देश में नहीं खाता था, और बाजरा हमारी अपनी फसल है, उन्होंने क्या किया था कि जो हम खाते हैं तुम वो बो। जबकि हमारे यहाँ का जो वेदर है वो पैडी धान को मतलब अलाउ नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब पानी को चूस लेती है, तो महंगी फसल है। हमारे यहाँ पे बाजरा बहुत प्यारी फसल है, उसके अंदर फाइबर है, वो सुपर फूड है, वो सब कुछ है। तो वो बाजरा जिसको कोई भी नहीं पूछ रहा था, उस बाजरे के मैं अगले मात्र 2 साल में आपको बहुत बड़े बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते दिखाऊंगा। तो दूसरा फायदा, आपने बाजरे के लिए एक मार्केट खड़ी कर दी। तीसरा, आम आदमी का फायदा, जो भी मेरा आम आदमी आज के दिन बाहर अपने कपड़े, अपने जूते, अपने टेबल, अपना कोई भी सामान दे रहा है, जब वो अब मेड इन भारत लिख के भेजेगा तो उसका प्रोडक्ट अलग से पहचाना जाएगा। ये आम आदमी का फायदा है। जो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं अपना सामान, उसके ऊपर अब मेड इन भारत के जो ठप्पे होंगे उस पे दुनिया भरोसा करेगी कि ये अब मेड इन भारत। ये तीसरा आम आदमी का फायदा। अब मैं गिनवा दूं कि कॉरिडोर बनेगा, एक बायोफ्यूल अलायंस बना है। बायोफ्यूल अलायंस का फायदा आम आदमी हाँ, तक इस पहुंचने में अभी इस 5 मुद्दे साल ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ हम्म, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ G20 ਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ हम्म, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ हम्म, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਤੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। सर इसमें 2 सवाल हैं। एक तो मतलब सवाल भी आपके हैं इसमें कि क्या ऐसे मुद्दे हैं, एक प्रत्यक्ष हैं और एक अप्रत्यक्ष हैं। हम्म, जो प्रत्यक्ष है उसमें इन्होंने एक नया रेल कॉरिडोर बनाया कि भाई आज से तुम अपना सामान सीधा यहाँ से सऊदी भेजोगे, सऊदी से वो सीधा बाय रेलवे सामान वहां पे जाएगा। लेकिन कोई भी देश अपना डिसीजन एंड पे उस टेबल पे बैठ के नहीं लेता। अगर किसी को ये लगता है कि वो G20 के अंदर आके अपना मन बनाता है देश, हम्म, तो ये बहुत छोटी बात है। एक देश अपना मन बहुत पहले बना चुका होता है। जो शेरपा इसके अंदर नियुक्त किए जाते हैं G20 के अंदर, वो शेरपा 400 मीटिंग कर चुके थे आपस में। तो 400 मीटिंगों में वो सारे की सारी बातें हो रही थी, बातें नहीं रुकी थी। बहुत पहले ये मत बन चुका था कि हम तैयार हैं, जो ये डेक्लेरेशन है हम इसमें एक रेल मार्ग बनाएंगे। उस रेल मार्ग के बाद एक बायोफ्यूल अलायंस इन्होंने बनाया है। बायोफ्यूल अलायंस के फायदे मिलने में आम जनता को अभी बहुत टाइम है। लेकिन इसके जो प्रत्यक्ष फायदे भारत को हुए, जो इसका एक प्रत्यक्ष में नागरिकों के अंदर ये हुआ है, वो हुआ है कि दुनिया ने मोदी के अंदर भरोसा दिखाया। मोदी अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। उन्होंने पिछले 10-20 साल का सबसे बड़ा जमावड़ा, शायद 20-30 साल से भी ज्यादा का, इतना बड़ा जमावड़ा नेताओं का एक साथ बहुत पहले हुआ था, बहुत ही पहले। शायद कोई कोरोनेशन के टाइम, वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ही हुआ था। और ये सही भी है, वर्ल्ड वॉर के टाइम ही इतने नेता एक साथ इकट्ठे होते हैं। अब जो नया वर्ल्ड वॉर जनता के सामने आने वाला है, पाकिस्तान में जितनी टेंशन्स हैं, उसमें मोदी ने अपने आप को एक अलग से ताकत दिखा दिया है। रशिया को उसने बता दिया है, मैसेज दे दिया है रशिया को भी, कि अगर तेरी लाइन पे काम शुरू नहीं होगा, जो इन्होंने आर्मेनिया, अजरबैजान होके और अफगानिस्तान होके चबाहर के वहां पास निकलती थी, तो अगर इन्होंने कहा कि अगर उस पे काम शुरू नहीं होगा तो मैं ये अल्टरनेट पे काम शुरू कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास है भेजने के लिए। अब अगले 20 से लेके 30 साल तक वो जो फूड डेफिशिएंट है वो भरने वाला नहीं है सर। क्योंकि वो अनाज, बहुत बड़ा अनाज हट गया। मोदी अकेला ऐसा इंसान इस टाइम पे है पूरी दुनिया में जिसके पास खिलाने को अनाज, और सारी दुनिया अनाज के सामने झुक के मोदी को ये बोल के गई है कि जैसा आप कहो वैसा मानने
को तैयार हैं। एक आदमी ने वो मन की बात नहीं बोली कि वो दुनिया चाहती थी कि यार आप खालिस्तानियों के खिलाफ बोलो ना। उस आदमी की दरिद्रता से उसकी ब्रांड की हत्या करके भेजा गया यहाँ से। उसको कॉमन डोर से घुसा के कि जा, सिंपल जा, ये जहाज नहीं उड़ेगा, जहाज पीछे से भेज देंगे तेरे। और ये दुनिया को समझना पड़ेगा कि दुनिया के अंदर एक अलग दुनिया भी है, जहां पे पूरे देशों का अपना एक जाल है, जंजाल है। एक आपका सवाल था कि कुछ लोग विरोध क्यों करते हैं। सर, सुंदरता देखना हर किसी के बस की बात नहीं है। सुंदरता तो बहुत महीन है। एक गुलाब के फूल के ऊपर कांटे तो 100 दिख जाएंगे, लेकिन गुलाब देखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कांटे भी लगवाने पड़ते हैं। तो उन लोगों की, बेचारों की मानसिक हालत इस टाइम पे ये है कि वो कांटे कांटे देखे जा रहे हैं। क्योंकि 2014 से पहले का जो इस देश की टेंडेंसी थी वो ये थी कि जो इस देश को जितनी ज्यादा गालियां देगा वो सरकार में उतनी ही प्रगति करे, उसकी उतनी ही ज्यादा सुनी जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा गालियां दे रहा है। इसी वजह से देश का प्रधानमंत्री एक हत्यारे से मिलता था, हत्यारे खड़े किए जाते थे। पंजाब में भिंडरेवाला खड़ा किया गया, पंजाब में और बहुत छुट-पुट नेता खड़े किए गए। तो वो सारे की सारी जो शिशुकाल की हत्याएं थी, मोदी ने अब ये इस पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया है कि अब भारत में मैं कुछ नहीं होने। जी देवेंद्र जी। मेरी जनता मेरी जनता इस टाइम पे जय श्री राम के नारे के पीछे लामबंद है। और पूरी दुनिया में मोदी ने इस चीज को पास करवाया। एक जमावड़ा और आप देखेंगे अभी दुनिया के लोगों का, और वो इससे भी भव्य जमावड़ा होगा। वो होगा श्री राम मंदिर का उद्घाटन। उस दिन जमावड़ा जो पूरी दुनिया के लोग आएंगे, और वो सिर्फ पूजा के लिए आएंगे। इससे बड़ा जमावड़ा मोदी उस दिन करके दिखा जी कि बिल्कुल। ये और देखो, और उस दिन जनता के सामने, यो जनता मतलब वो शायद सदी का सबसे बड़ा जलसा हो सकता है वो, जी बिल्कुल। और सदी का सबसे बड़ा जलसा। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਮਾਰਗ ਖੋਲਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮਸਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ G20 ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ जरूर ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ सर, ਧੰਨਵਾਦ। जैसे आपकी आज्ञा होगी। राम राम जी।